हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज सिया वर्मा। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जीके टुडे का नया हिंदी चैनल, जिसपे हम डेली करंट अफेयर्स के एनालिसिस करेंगे, रिवीजन और स्टैटिक पार्ट को कवर करते हुए। सो आज से ही हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ये है करंट अफेयर्स की पहली क्लास। 27 सितंबर 2023 डेट हो चुकी है आज। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको सबसे पहले करने हैं कमेंट बॉक्स में। ये 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर्स आपको कमेंट में करने हैं। आते हैं आपको तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरत है एंड तक इस सेशन में बने रहने की। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स के एनालिसिस हिंदी में, और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने किस संक्रमण का पता लगाने के लिए ट्रूनेट परीक्षण करने की मंजूरी दी है? सो आईसीएमआर की बात की जा रही है, और उसके लिए ट्रूनेट परीक्षण ये किस संक्रमण का पता लगाने के लिए हो रहा है? आंसर होगा इसका निपाह वायरस। सो हाल ही में आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने निपाह वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए ट्रूनेट परीक्षण करने की मंजूरी दी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निपाह वायरस की। सो जो निपाह वायरस है वो एक टाइप का जोनेटिक डिजीज है। जोनेटिक डिजीज का मतलब हो गया जो एनिमल से ह्यूमन में फैलता है। इसकी कुछ फैक्ट बात कर लेते हैं। निपाह वायरस की जो ओरिजिन कंट्री है वो इंडिया नहीं है। ये ओरिजिन हुआ था, बहुत पहले ही हो चुका है। 1998 और 1999 में ये ओरिजिन हुआ था मलेशिया और सिंगापुर में। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो आंसर होगा मलेशिया और सिंगापुर में से कोई एक कंट्री। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में इसका पहला केस भी अभी देखने को नहीं मिला है। 2001 में ही इसका पहला केस डिटेक्ट किया गया था, और कहाँ पे डिटेक्ट किया गया था? सिलीगुड़ी में डिटेक्ट किया गया था 2001 में। हाल ही में ये फिर से न्यूज में रहा, क्योंकि 2023 में केरल के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में 2 लोगों की मौत हुई है। इस कारण ये फिर से न्यूज में रहा, निपाह वायरस। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ट्रूनेट परीक्षण की बात की जा रही है। सो ट्रूनेट परीक्षण क्या होता है? एक्चुअल में ये क्या है, एक आरटीपीसीआर किट पे बेस्ड टेस्ट है। आरटीपीसीआर का मतलब हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, जो कि एक वायरस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है। वायरस को डिटेक्ट कर लेगी ये इसके कांटेक्ट में आते ही, आरटीपीसीआर। और केवल उन्हीं हॉस्पिटल में अलाउ है इस टेस्ट को करना जो लेवल 2 जैसी सुविधाओं से कंप्लीट है। ठीक है, और जहां पर निपाह वायरस के केस देखने को मिल रहे हैं। फाइन। अब यहाँ पे एक आईसीएमआर की बात की जा रही है, इसकी बात कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सुप्रीम बॉडी है जो बायोमेडिकल रिसर्च को प्रमोट करती है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1911 में एज IRFA, और अब जाके 1949 में इसका रीनेम हो गया आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कोवैक्सिन का नाम आप सबको पता है। कोविड 19 के लिए जो वैक्सीन आई थी, कोवैक्सिन। सो इसको डेवलप किया था आईसीएमआर ने ही डेवलप किया था, बट किसकी हेल्प से? भारत बायोटेक की हेल्प से। सो ध्यान रखना, कोवैक्सिन को किसने डेवलप करा है? आईसीएमआर विद द हेल्प ऑफ भारत बायोटेक। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, भारत में वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए किन पुरस्कारों की एक श्रृंखला को स्थापित करने की घोषणा की गई है? सो साइंटिस्ट को सम्मानित करने के लिए नए अवार्ड्स अनाउंस किए गए, जिसका नाम क्या है? नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। सो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को अनाउंस किया गया है इंडियन साइंटिस्ट को सम्मानित करने के लिए, और ये भी 4 कैटेगरीज में अनाउंस किया गया है। पहली कैटेगरी है विज्ञान रत्न, दूसरी कैटेगरी है विज्ञान श्री, तीसरी कैटेगरी है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, और चौथी कैटेगरी है विज्ञान टीम। सो विज्ञान रत्न की जो कैटेगरी है वो जीवन भर उपलब्धि के लिए दिया जाएगा साइंटिस्ट को, जीवन भर उपलब्धि के लिए। विज्ञान श्री विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा साइंटिस्ट फील्ड में, विशिष्ट योगदान के लिए। और विज्ञान युवा शांति भटनागर स्वरूप भटनागर अवार्ड ये दिया जाएगा युवा वैज्ञानिकों को। किनको दिया जाएगा? युवा वैज्ञानिकों को। और विज्ञान टीम वैज्ञानिकों की टीम को।
सो 2024 में ही इंडिया के साइंटिस्ट के लिए ये 4 कैटेगरीज में अवार्ड्स को अनाउंस किया गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। फाइन। अब बात कर लेते हैं हाल ही में रहे कुछ अवार्ड्स की, जो जिसका रिवीजन जरूरी है। देखते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री को ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया। हाल ही में एक राज्य जिसके सीएम को ये अवार्ड मिला है, बता सकते हैं आप इसका आंसर? आसाम के सीएम को मिला है, जिनका नाम क्या है, हेमंत बिस्वा। हेमंत बिस्वा को मिला है ये अवार्ड, ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों के लिए विशेष पुरस्कार की घोषणा की है? 75 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों के लिए स्पेशल अवार्ड। ये स्टार्ट किया है किसने? संगीत नाटक अकेडमी ने स्टार्ट करा है, संगीत नाटक अकेडमी की पहल है। एंड द नेक्स्ट, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस पेशे से जुड़े किन लोगों को प्रदान किया जाता है? अभी हमने किया, साइंटिस्ट को दिया जाएगा, वैज्ञानिकों से रिलेटेड है ये अवार्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का क्या नाम है? पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम की बात की जा रही है, आंसर होगा आईएनएस विक्रांत, आंसर है। जुलाई 2022 में इसको सौंपा गया था इंडिया को, और किसने इसको डेवलप किया था? इट इज डेवलप्ड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में भारत के दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत को डेवलप करने की बात की जा रही है, इसलिए ये न्यूज में रहा। अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है विमान वाहक पोत यानी शिपिंग इंडस्ट्री की। हम शिपिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे, इससे जो स्टैटिक पार्ट कवर किया जाएगा, शिपिंग इंडस्ट्री हम कवर करेंगे। तो देखिए शिपिंग इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो जो बिगेस्ट शिपिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, वो कौन सी है? कोचिन शिपयार्ड ही है। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड जो कि इंडिया की बिगेस्ट शिपिंग इंडस्ट्री है। कहाँ पर देखने को मिलेगी? कोची में देखने को मिली थी, सीएसएल जिसको बोलते हैं। कब आया था ये आया था 29 मार्च 1972 को। तो क्या ये सबसे पुरानी शिपिंग इंडस्ट्री है? जी नहीं, इससे भी पुरानी इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती है। 29 मार्च 1972 को सीएसएल को डेवलप किया गया था, जो कि इंडिया की बिगेस्ट शिपिंग इंडस्ट्री है, कोचिन शिपयार्ड, जिसने ही आईएनएस विक्रांत को डेवलप किया था, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। सेकंड हम बात कर लेते हैं, आप अक्सर सुनते होंगे GRWK यानी गार्डन रिच वर्कशॉप, गार्डन रिच। तो ये जो शिपिंग इंडस्ट्री है ये कोलकाता में देखने को मिलेगी आपको, और कोलकाता में भी कहाँ पे? हुगली रिवर पे। अब इससे जो क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये है कि 1884 में तो इसको डेवलप किया गया था, मतलब काफी पुरानी इंडस्ट्री है ये, गार्डन रिच शिपिंग इंडस्ट्री। बट इसका जो नेशनलाइजेशन है वो किया गया था, कब किया गया है? नेशनलाइजेशन इसका हुआ है 1960 में हुआ है। एंड द लास्ट, मिनी रत्न कंपनी का भी इसको दर्जा मिला हुआ है, मिनी रत्न, ये मिनी रत्न की कंपनी का दर्जा मिला था 2006 में। ये ध्यान रखना, जो गार्डन रिच वर्कशॉप कोलकाता में है, हुगली रिवर पर है, 1884 में स्टार्ट किया गया था, नेशनलाइजेशन इसका 1960 में, और मिनी रत्न कंपनी ये घोषित की गई 2006 में। इसके अलावा आप सुनते होंगे न्यूज में हिंदुस्तान शिपयार्ड। हिंदुस्तान शिपयार्ड बेसिकली कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है। 21 जून 1941 को इसको स्टार्ट किया गया था, और 2010 में ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इंक्लूड की गई। अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है। और इसी के अलावा जो फेमस आप अक्सर नाम में सुनते हैं उसका नाम है मझगांव डॉक। मझगांव डॉक की बात कर लेते हैं, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? सभी जानते हैं मुंबई में है ये शिपिंग इंडस्ट्री, और इसी को नाम दिया गया है शिप बिल्डर टू दी नेशन। शिप बिल्डर टू दी नेशन, ये जो दर्जा है ये किसको मिला हुआ है? मझगांव डॉक, मुंबई को, और 1934 में ये आई थी। ठीक है, ये हो गई कुछ स्टैटिक पार्ट शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में किस शहर ने सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है?
सो आंसर होगा न्यूयॉर्क शहर ने एसडीजी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। सो यहाँ पे बात की जा रही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कब आया था? सो यूएन ने इसको अनाउंस किया था 2015 में। सो 2015 में टोटल 17 गोल्स को अडॉप्ट किया गया था, जिसको नाम दिया गया सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इसका जो टारगेट ईयर है, एम है, वो है 2030 तक इसको कंप्लीट करना है। अब देखिए, ये जो गोल्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में एसएससी के क्वेश्चन में गोल 5 या 6 में से एक पूछा गया था, जेंडर इक्वालिटी एंड वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, इन दोनों में से एक पूछा गया था। सो बेसिकली आपको ये 10 तो याद होनी चाहिए। जो गोल 1 है वो एंड पॉवर्टी से रिलेटेड है। पहले गरीबी भगाएंगे, फिर भूख भगाएंगे, फिर वेल बीइंग, फिर एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, जेंडर इक्वालिटी, water and sanitation for all, affordable and sustainable energy, decent work for all, technology to benefit all, reduce inequality. सो फिफ्थ पर जेंडर इक्वालिटी है, तो 10th पर रिड्यूस इनइक्वालिटी है। सो ऐसे करके टोटल 10 गोल्स तो आपको पता होने चाहिए। पहला पॉवर्टी, दूसरा हंगर, तीसरा वेलबींग। ठीक है। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया ने क्या किया एसडीजी को टारगेट करने के लिए। सो इंडिया ने डेवलप करा है नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक, यानी एसडीजी, जो टोटल 17 गोल्स है। तो उन 17 गोल्स में से इंडिया ने टोटल 16 गोल्स को टारगेट किया, और उसके लिए समिति बना दी गई नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक, जो कि टोटल 16 है। और इसको डेवलप किया गया 2018 में, ताकि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके 2030 तक। और इसी कारण न्यूज में रहा अभी एक क्वेश्चन कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 9 है, एसडीजी 9, जो कि है उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी प्रारूप। सो इसमें भारत के किस राज्य को पहली रैंकिंग दी गई है? सो एसडीजी 9 की बात कर लेते हैं। सो 100 मार्क्स में से 76.3 मार्क्स दिए गए किसको? केरल राज्य को। और इसी तरह केरल राज्य ने एसडीजी 9 को कंप्लीट करने के लिए रैंकिंग 1 हासिल करी है। 74.3 मार्क्स के साथ सेकंड रैंक पर रहा है गुजरात, और इसी के साथ थर्ड नंबर पे कर्नाटका है। सो गुजरात को सेकंड रैंकिंग मिली है किस? एसडीजी 9 को टारगेट करने के लिए। और फर्स्ट रैंकर कौन रहा? केरला रहा। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, भारत ने भारतीय शहरों में 10,000 भारत निर्मित इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? सो 10,000 ई इलेक्ट्रिक बसें ये तैनात करेगा भारत, किस देश के साथ मिलकर? अमेरिका के साथ मिलकर भारत की ये पहल है। हाल ही में पीएम मोदी ने अनाउंस करा है। और कब अनाउंस करा है? जब अभी पीएम मोदी गए थे व्हाइट हाउस की ट्रैवल पर, तभी इस इम्पोर्टेंट मिशन को अनाउंस किया गया, जिसमें इंडिया अमेरिका की हेल्प से डेवलप करने वाला है 10,000 ई बसें, इलेक्ट्रिक बसें। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के नवीनतम परिपत्र के अनुसार ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों के पीड़ितों के लिए अनुग्रह भुगतान क्या है? सो अ न्यू इनिशिएटिव फ्रॉम रेलवे बोर्ड। सो ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों के पीड़ितों के लिए जो अनुग्रह भुगतान है वो कितना दिया जाएगा? 5 लाख रुपए, जो कि बहुत ज्यादा है पहले के कंपैरिजन में। देखिए, स्टार्टिंग में सबसे पहले ये 5,000 रुपए दिए जाते थे, उसके बाद 25,000 रुपए कर दिए गए थे, उसके बाद 50,000 रुपए कर दिए गए थे। अब डायरेक्ट इसकी जो रकम है वो 5 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। और ये भी 3 टाइप की कैटेगरीज में डेवलप्ड है। जो गंभीर रूप से घायल है, तो 2.5 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे। चोट जिनको लगी है उसके लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनके लिए 30 डेज तक हॉस्पिटल में इलाज कराया जाएगा, और आफ्टर 10 डेज उन्हें हर दिन दिए जाएंगे 3,000 रुपए। तो इस तरीके से ये 3 कैटेगरीज में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 5 लाख रुपए तक की। अब बात की जा रही है यहाँ पे रेलवे बोर्ड की। सो रेलवे बोर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट वुमेन टू हैड रेलवे बोर्ड। सो पहले विमेन का बात की जा रही है जो कि हैड रही किसके लिए? रेलवे बोर्ड की। सो रेलवे के इतिहास में द फर्स्ट वेरी वुमेन
हेड ऑफ रेलवे बोर्ड। सो उनका नाम क्या है? जया वर्मा सिन्हा। वेरी इंपॉर्टेंट हो चुका है ये क्वेश्चन। जया वर्मा सिन्हा अपने आप में पहली महिला है ये रेलवे बोर्ड को हेड करने के लिए। सेकंड हम बात करते हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम। सो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जो इंडियन गवर्नमेंट है वो टोटल कितने रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने वाली है? सो टोटल 1309 रेलवे स्टेशंस को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। किसके तहत? अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत। टोटल नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इज 1309। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्लस ये नाम भी जया वर्मा सिन्हा, फर्स्ट वुमेन हेड टू द रेलवे बोर्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान लॉन्च किया? सो मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान की बात की जा रही है। असम राज्य की पहल है ये। असम राज्य के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका पहल है ये मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान। सो क्या किया जाएगा इस अभियान के तहत? जो असम राज्य है वो 2 लाख युवा को 2 लाख रुपए आवंटित करेगा उनके रोजगार के लिए। फाइन। अब यहाँ पे बात की जा रही है असम राज्य की, सो हम असम को डिस्कस करेंगे। देखिए काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य का फॉर्मेशन कब हुआ था, पर्टिकुलर राज्य का कब हुआ था। असम का ध्यान रखना, असम का हुआ था 26 जनवरी 1950 को। सो 26 जनवरी 1950 को ही असम राज्य बना था, जिसकी कैपिटल दिसपुर है, लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी है। टोटल तो 31 डिस्ट्रिक्ट है और 5 डिवीजन है। 31 डिस्ट्रिक्ट, ये ध्यान रखना है आपको। जो गवर्नर है वो गुलाब चंद कटारिया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है। और इम्पोर्टेंट राज्यसभा और लोकसभा की सीट्स ये भी आपको ध्यान रखनी है। असम में 7 का टेबल चलेगा, राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। 7 सीट राज्यसभा की, लोकसभा की सीट 14 है असम राज्य में। आगे बढ़ते नेक्स्ट है कि संस्था ने स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी है। सो स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया, ये जो रिपोर्ट है ये किसने स्टार्ट करी है? सो आंसर होगा अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने करी है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? 2018 से 20 तक भारत में जो मंदी और कोविड 19 के कारण श्रम बाजार पे जो इफेक्ट पड़ा है उसके बारे में बताया गया है इस रिपोर्ट में। सो 2018-20 तक भारत में मंदी और कोविड 19 के कारण श्रम बाजार पे जो इफेक्ट पड़ा है उसके बारे में एनालिसिस किया गया है पर्टिकुलर रिपोर्ट में। अब बात की जा रही है यहाँ पे रिपोर्ट्स की, तो हाल ही फिलहाल की कुछ रिपोर्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए, न्यूज में रही थी इंटरनेशनल टूरिज्म हाईलाइट रिपोर्ट। इसने डेवलप करा इस रिपोर्ट को? इसको डेवलप किया गया UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो मैड्रिड स्पेन में मिलेगा आपको। और 1946 में ऑर्गेनाइज्ड की गई थी इस बॉडी को, मैड्रिड जो कि कहाँ पर है? स्पेन में है। सेकंड बात कर लेते हैं इंडिया रियल स्टेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इंडिया रियल स्टेट विजन 2047। इस रिपोर्ट को दिया गया, किसने दिया? नाइट फ्रैंक इंडिया ने। नेक्स्ट है जेंडर स्नैपशॉट 23। ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश करी है किसने? यूनाइटेड नेशन ने पब्लिश करी है जेंडर स्नैपशॉट 23। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कैग रिपोर्ट में किस राज्य ने वन्य जीवों और जंगल को प्रभावित करने वाले कुप्रबंधन का मामला दर्ज किया है? सो कैग रिपोर्ट आई हाल ही में जिसमें राज्य में वन्य जीव और जंगल को प्रभावित करने वाले कुप्रबंधन का मामला दर्ज किया गया है। सो ये बात की जा रही है गुजरात राज्य की। सो गुजरात राज्य को एक बजट आवंटित किया गया था वहां के वन्य जीव और जंगलों को मरम्मत और देखभाल के लिए, लेकिन गुजरात राज्य ने उस जो आवंटित बजट था उसका 1% भी प्रॉपर यूज नहीं किया है इस रिपोर्ट में बताया है, CAG रिपोर्ट में। सो ये करप्शन का मामला दर्ज किया गया है गुजरात राज्य के लिए, जिसमें सेंटर के द्वारा दिया गया जो अमाउंट है उसको प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया गया है अभी तक, और इसी कारण करप्शन का
चार्ज लगा है गुजरात राज्य पर और किस रिपोर्ट के तहत? सीएजी रिपोर्ट के तहत। अब देखिए कैग रिपोर्ट की बात की जा रही तो कैग की बात कर लेते हैं। तो कैग कौन है प्रेजेंटली? गिरीश चंद्र मुर्मू है, आप सभी जानते हैं। अब आप मुझे बता दीजिए कौन से नंबर के है ये? प्रेजेंटली गिरीश चंद्र मुर्मू है। सो 14th कैग है ये इंडिया के, जिनको दर्जा मिलता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर का। सीजीआई के बराबर की रैंकिंग होती है ये, और इंडियन पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर इनकी रैंकिंग डिसाइड किए जाए ना, तो ये 9th नंबर पे आते हैं। जो इंडिया का कैग है वो 9th नंबर पे आते हैं। सीजीआई के बराबर इनको दर्जा मिला हुआ है। और 14th कैग प्रेजेंटली कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब इसी के साथ आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि फर्स्ट कैग कौन है इंडिया की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो गुजरात राज्य को भी हम डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको बार बार रिवाइज कराऊंगी, जब भी कोई भी राज्य आएगा तो मैं ये आपको बार बार रिवाइज कराती रहूंगी, तो आपको याद हो जाएगा। सो गुजरात राज्य पहले बॉम्बे स्टेट था। केजीएफ में आपने देखी ही होगी बॉम्बे स्टेट, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों इंक्लूड था। सो एक्चुअल में इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1 मई 1960 को ही हो गया था। कैपिटल गांधीनगर है। लार्जेस्ट सिटीज की अहमदाबाद है। टोटल डिस्ट्रिक्ट 33 है। गवर्नर यहाँ पे आचार्य देवव्रत है। सीएम यहाँ पे भूपेंद्र भाई पटेल है, बीजेपी के लीडर, ठीक है। एंड राज्यसभा एंड लोकसभा की सीट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 11 तो राज्यसभा की है और लोकसभा की 26। असम की हमने बात की थी, वहां पे 7 तो राज्यसभा की थी और 14 लोकसभा की थी। लेकिन गुजरात में 11 सीट राज्यसभा की है और लोकसभा की 26 है। तो इस तरीके से आई होप आपको असम और गुजरात का डेटा याद रहेगा राज्यसभा और लोकसभा की सीट के वितरण के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में लड़कियों के बड़े पैमाने पर शिक्षा से बहिष्कार ने वैश्विक शैक्षिक अंतर को बढ़ा दिया है? सो इंटरनेशनल न्यूज की बात की जा रही है, लड़कियों के बड़े पैमाने पर शिक्षा से बहिष्कार। सो ये केस है अफगानिस्तान का। सो अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के बाद वहां पर देखा गया है कि 80% लड़कियां और जो वहां की विमेन्स है वो शिक्षा से वंचित है। अब बात की जा रही है यहाँ पे यूनेस्को की बात की जा रही है। हम यूनेस्को की बात करेंगे जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फॉर्मेशन हुआ था इसका 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है और जो इसके प्रेजेंटली हेड है वो है ऑड्रे ऑजलो। इनका नाम ध्यान रखना, ऑड्रो ऑजलो, जो कि डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को। सो इसी के साथ ही सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये सेशन कैसा लगा, इसमें मुझे और क्या सुधार करने चाहिए और क्या नई चीजें ऐड करनी चाहिए, आप मुझे बताइए। डेली हम स्टार्ट करेंगे इसे, और ये आपका टारगेट है कि इस सेशन को आज आपको कंप्लीट करना है। नोट्स बनाने हैं जो भी आपको सही लगे, और जितने भी मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं मैं इनको रिवाइज करती रहूंगी। आगे जितने भी कोई सेशन रहेंगे उनमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं पूछती रहूंगी। एंड आई होप स्टार्टिंग में जो 5 क्वेश्चंस थे उसके आंसर अब आप कर पाएंगे। सो पूरी कोशिश कीजिए अब इन क्वेश्चंस के आंसर करने के। थैंक यू।